बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट असल में हाइड्रेटेड कार्बन को बोलते हैं। हाइड्रेटेड कार्बन से मुराद ये है कि ऐसी कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन्स अटैच्ड हों, तो ऐसी कार्बन को हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेटेड कार्बन। और इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह बनती है कि जैसे ये कुछ कार्बन्स हैं, जैसे कि मैंने 3 कार्बन ले लिए हैं, उनके साथ कुछ OH के बॉन्ड अटैच हैं और कुछ H के बॉन्ड अटैच हैं। ऐसे मैं यहाँ पे अगेन OH। तो इस तरह अगर ये कंटिन्यू रहे तो एक कंपाउंड बनता है जिसे वो हम बोलते हैं हाइड्रेटेड कार्बन, क्योंकि इसमें जो कार्बन है वो मैनी टाइम्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो ऐसी कंपाउंड को ऐसी कार्बन को हाइड्रेटेड कार्बन या ऐसे कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। इनमें आम तौर पर 3 चीज़ें होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 चीज़ें इसमें प्राइमरली मौजूद होती हैं। इसके अलावा और भी हो सकती हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें प्राइमरली इसके अंदर मौजूद होंगी। इसके अलावा ये ऑर्गेनिज्म के अंदर बड़ा अबंडेंटली मौजूद है, क्योंकि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। हर प्लांट को और हर एनिमल को एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये हर एक की बॉडी के अंदर मौजूद होगी। वैसे भी प्लांट जितने भी हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं और वही ग्लूकोज पौधे अपनी बॉडी में स्टोर करती हैं, अपनी एनर्जी के तौर पर उसको इस्तेमाल भी करती हैं। और जो स्टोर्ड ग्लूकोज है, जब कोई और एनिमल उस प्लांट को खाएगा तो वो ग्लूकोज उसकी बॉडी में चली जाएगी और जाके उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। इसलिए ये तमाम एनिमल के लिए एनर्जी का सोर्स भी है और तमाम एनिमल की बॉडी के अंदर एक एसेंशियल कंपाउंड भी है। इसकी एग्जांपल की बात करें तो ये वुड और कॉटन और पेपर के अंदर जो है ना वो ये अबंडेंटली मौजूद होते हैं। ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। स्ट्रक्चरली कि ये सेल वॉल जो प्लांट की बॉडी का बड़ा अहम हिस्सा है, प्लांट की बॉडी के अंदर जो सेल है उसका बड़ा एक अहम हिस्सा है, जिसका ये जो कि ये कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी होती है। इसके अलावा ये सोर्स है एनर्जी का, जैसे हमने पहले बात की। इसी तरह अगर हम इसकी के जर्नल फार्मूला की बात करें तो जर्नल फार्मूला CxH2OY। यहाँ पे X से मुराद है कार्बन की तादाद, और वो कार्बन की तादाद हमेशा 3 या 3 से अबव होगी, और ये इसकी तादाद 3 से मैनी थाउजेंड तक जाती है। जबकि H2OY यहाँ पे 1 है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो असल में होती हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये देखें, यहाँ पे एक OH है, एक यहाँ पे OH है, एक यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो एक कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखें कितने ज़्यादा हैं, तो इसलिए अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़्यादा होंगे तो इसको हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी। तो ये कंपाउंड क्या बन गया, पॉलीहाइड्रोक्सी। अब अगर तो डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ कार्बन का एक सिरे पे लगा हो तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। अगर वो एक सिरे पे ना हो बल्कि दरमियान में किसी कार्बन के साथ लगा हो तो उसको बोलते हैं कीटोन। तो ये 2 तरह के कंपाउंड होते हैं, या तो एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होती हैं। तो देन इनकी फिर डेफिनेशन बन गई, पॉलीहाइड्रोक्सी भी होती हैं, एल्डिहाइड होती हैं या कीटोन होती हैं। या फिर ऐसा कोई कम्प्लेक्स कंपाउंड हो जिसको तोड़ें तो अगेन एल्डिहाइड और कीटोन निकले, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस होता है किसी भी कंपाउंड को पानी की मदद से तोड़ना, यानी एक लार्जर मॉलिक्यूल है उसको अगर हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ते हैं तो ऐसे इस अमल को हम बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस। इसी तरह अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ग्रीन प्लांट्स हैं, फ्रूट्स भी हैं जिसमें ग्रेप्स और फिग्स आते हैं। इसके अलावा ये ह्यूमन के ब्लड के अंदर भी मौजूद होते हैं 0.08% तक। क्लासिफिकेशन अगर हम इसकी करें तो क्लासिफिकेशन शुरू करने से पहले ये जो वर्ड है कार्बोहाइड्रेट, ये
ग्रीक वर्ड से निकला है, जो कि वर्ड है सक्रोन, जिसके मीनिंग है शुगर। तो ये 3 तरह के इसकी क्लासिफिकेशन 3 ग्रुप में की गई है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। हम इंशाल्लाह इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। मोनोसेकेराइड ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको मज़ीद हाइड्रोलाइज ना किया जा सके, चाहे वो 2 कार्बन पर 3 कार्बन पर मुश्तमिल हो, 4 पे हो, 5 पे हो, 6 पे हो, लेकिन उसको मज़ीद तोड़ा ना जा सके। अगर हम उसको तोड़ें तो उसकी सेकेराइड वाली प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाए, तो इट मीन दैट्स आर कॉल्ड मोनोसेकेराइड। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है जी, ये सिंपल शुगर होती हैं, सादा मीठे कंपाउंड्स होती हैं, पानी के अंदर आसानी से हल हो जाती हैं। ग्लूकोज इसकी एग्जांपल है, और ये हाइड्रोलाइज, जैसा कि बात की कि ये हाइड्रोलाइज नहीं होती। एल्डिहाइड और कीटोन इसकी एग्जांपल है। एक साइड पे डायग्राम में एल्डिहाइड की डायग्राम है और दूसरी साइड पे कीटोन की डायग्राम है। एक और एल्डिहाइड और कीटोन है, जैसा कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हैं। एल्डिहाइड में हमने बात की थी कि एल्डिहाइड वो वाले कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड एक सिरे वाली कार्बन से लगा हुआ हो, और कीटोन ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दरमियान में किसी कार्बन के साथ लगा हो, तो ये कीटोन है। फ्रुक्टोज एक कीटोन हेक्सोसिस है। हेक्सा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 6 कार्बन हैं, तो हेक्सोज। ओज इसलिए बोला क्योंकि ये सैकराइड्स हैं, तो इसलिए इसको का नाम बन जाएगा कीटोन हेक्सोसिस, और ग्लूकोज का नाम बन जाएगा एल्डोहेक्सोसिस। इसी तरह मोनोसेकेराइड के अंदर कार्बन की तादाद 3 से 7 तक हो सकती है आमतौर पर। अगर इसमें 3 कार्बन हो तो उसको हम बोलते हैं ट्राइओसिस, 4 कार्बन हो तो उसको बोलते हैं टेट्रोसिस, 5 कार्बन हो तो पेंटोसिस, इसी तरह सोन, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस हम बोलते हैं। ये कार्बन की तादाद के ऊपर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। ट्राइओसिस आमतौर पर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के दौरान दरमियान में बनती हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, जो कि थोड़ी देर के लिए बनते हैं, दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं किसी और कंपाउंड के अंदर। टेट्रोसिस बहुत कम होती हैं, ये चंद बैक्टीरिया के अंदर की बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं। और पेंटोसिस और हेक्सोसिस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि हमने ग्लूकोज की बात भी की। और एटीपी के अंदर आप बात करें तो वो पेंटोज शुगर एक मौजूद होती है, तो 5 कार्बन वाली। इसकी आमतौर पर रिंग स्ट्रक्चर है, डायग्राम में आप देख सकते हो। राइबोस एक बताई हुई है, एक ग्लूकोज की स्ट्रक्चर दी हुई है, एक पेंटोज शुगर है और एक हेक्सोज शुगर है। ये सोर्स है एनर्जी के। ये इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर आप 10 ग्राम ग्लूकोज पौधा बनाए ना, तो वो सूरज की एनर्जी 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो इट मीन कि वो एनर्जी उसने स्टोर कर ली है, और जब भी उस मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो अगेन 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज़ भी होगी। तो वही एनर्जी को फिर एनिमल यूज़ करेगा स्टोर्ड एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। इसी तरह ओलिगोसेकेराइड है। ओलिगोसेकेराइड लेस स्वीट होती हैं मोनोसेकेराइड की निस्बत, लेस सॉल्युबल होती हैं मोनोसेकेराइड की निस्बत, और इसको जब हाइड्रोलाइज करें तो इससे 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड निकल सकती हैं। और इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। ये देखिए यहाँ पे ना एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज दिखाई गई है। उन दोनों के दरमियान में एक के दूसरे नंबर वाली कार्बन पे और एक के पहली नंबर वाली कार्बन पे OH अटैच्ड है। एक साइड से OH और एक साइड से H रिमूव होके ये वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। और ये जो ऑक्सीजन पीछे बचती है, इस ऑक्सीजन ने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के दरमियान एक लिंक के पैदा कर दी है। इस लिंक को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसकी हमने 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं, जैसे कि माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। माल्टोज यहाँ पे ये नोट कर लें, अक्सर ये MCQs के तौर पर पेपर में आता है क्वेश्चन कि माल्टोज क्या है। माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज
से मिलके बनता है। यानी जब दो ग्लूकोज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़ जाए तो इससे बनता है माल्टोस। इसी तरह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में, ये जैसे ये डायग्राम में देखा आपने, एक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज लगी हुई, तो ये असल में क्या है, सुक्रोज। इसी तरह ग्लूकोज और गलेक्टोज आपस में मिले जाए तो इसको बोलते हैं लैक्टोज। इनकी डायग्राम भी आप देख सकते हो। ये ग्लूकोज, गलेक्टोज और फ्रुक्टोज, ये तीन दी हुई हैं। इन तीनों में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ्रुक्टोज में ये फ़र्क है कि ये देखिए, फ्रुक्टोज के एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सॉरी, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इन दोनों के दरमियान में डबल बॉन्ड नहीं है बल्कि एक सिरे पे है, लेकिन दोनों में यहाँ पे आके फ़र्क है कि एक साइड का OH और एक साइड का OH, यानी इसका OH राइट साइड पे और इसका लेफ़्ट साइड पे है बस। और इसमें स्ट्रक्चरली कोई इतना ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं है। उसमें भी 6 कार्बन हैं, तीनों में 6 कार्बन हैं। तीनों के स्ट्रक्चरल फार्मूले थोड़े से डिफरेंट हैं, लेकिन केमिकल फार्मूले सभी के सेम है। C6H12O6 ही बनता है। पॉलीसेकेराइड की बात करें तो पॉलीसेकेराइड क्योंकि कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होती हैं, इसमें बहुत सारे मोनोसेकेराइड आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए ये आम तौर पर इतने ज़्यादा स्वीट बिल्कुल भी नहीं होते, स्वीटलेस होती हैं। इसको हम बोलेंगे टेस्टलेस। ये आम तौर पर ब्रांचेस पर मुश्तमिल होती हैं, मोस्ट अबंडेंट होती हैं, और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है उसके ज़रिए आपस में ये तमाम की तमाम मोनोसेकेराइड जुड़ी होती हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोनोसेकेराइड पर मुश्तमिल होती हैं, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होता है। इसकी एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज एग्जांपल्स में आती हैं। स्टार्च की बात करें तो स्टार्च के सोर्सेज हैं फ्रूट, ग्रेन, सीड, ट्यूबर्स, और ये एनिमल की बॉडी के अंदर भी मौजूद होती हैं। हाइड्रोलाइसिस करें तो ये ग्लूकोज ही प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि ये ग्लूकोज से मिलके ही स्टार्च बनती है। जब उसको तोड़ेंगे तो अगेन ग्लूकोज ही निकलेगी। बिल्कुल इसकी एग्जांपल ऐसी है कि एक इमारत ईंटों से मिलके बनी है, तो इमारत को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, ईंटें ही निकलेंगी। तो ये भी ऐसी है कि ये स्टार्च ग्लूकोज के मिलने से बनती हैं। जब उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो अगेन आपको ग्लूकोज ही मिलती है। तो ये जो ग्लाइकोजन है असल में ग्लूकोज का सोर्स भी होती है। आपकी हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट की बॉडी के अंदर ग्लूकोज जब अजाफी मकदार में होती है तो वो उसको स्टार्च को की शक्ल में स्टोर कर लेती है, और जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके अपनी एनर्जी की कमी को पूरा कर लेती है। इसका एक बड़ा अहम टेस्ट है कि लेबॉरेटरी के अंदर अगर हम, आपके पास एक बीकर है, उसके अंदर आपको ये कंफर्म नहीं है कि ये स्टार्च या कोई और चीज़, तो आप उसमें आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डाल दें। अगर तो उसका कलर ब्लू हो जाए तो आप समझ लें कि ये आपके पास स्टार्च है। इसकी दो टाइप्स हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज अनब्रांच्ड होती है और हार्ड वाटर में सॉल्युबल होती है, जबकि अमाइलोपेक्टिन ये ब्रांच्ड होती है और ये सॉल्युबल होती है हॉट वाटर में भी और कोल्ड वाटर के अंदर भी। ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहते हैं, क्योंकि ये एनिमल जो है वो ग्लाइकोजन की शक्ल में खुराक को ज़ख़ीरा करते हैं। यानी जो इजाफी खुराक होती है, इजाफी जो ग्लूकोज होती है उसका ग्लाइकोजन बना लेते हैं और बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ये आमतौर पर लीवर के अंदर और मसल के अंदर स्टोर की जाती है। मसल के अंदर इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि मसल को बाज़ वक़्त बड़ी जल्दी वर्क करने की ज़रूरत होती है, हाई एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम्ड होती है, इसलिए ग्लाइकोजन की शक्ल में यहाँ पे स्टोर की जाती है। ये पानी के अंदर सॉल्युबल होती हैं और ये भी हाइड्रोलाइज करें तो इससे भी ग्लूकोज ही बनती है। इसका भी एक टेस्ट है, ये टेस्ट आपने नोट कर लेना है अच्छे तरीके से, क्योंकि ये भी MCQs के तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर पेपर में। ये रेड कलर प्रोड्यूस करती है आयोडीन के साथ, यानी आयोडीन डालेंगे तो ये रेड कलर प्रोड्यूस होगा। सेलुलोज की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। कार्बोहाइड्रेट जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो सेलुलोज ही है। काटन इसकी प्योर फॉर्म है, यानी काटन के अगर आप देखें, काटन का एक रेशा निकाल के देखिए तो आप समझ लें कि ये 100% 99% सेलुलोज पर मुश्तमिल है। सेल वॉल का भी हिस्सा ये वाटर के अंदर ये बिल्कुल इनसॉल्युबल है, इसीलिए सेल वॉल या जो सेल मेम्ब्रेन्स वगैरह होती हैं वो बिल्कुल भी
पानी के अंदर हल नहीं होती। इसके को हाइड्रोलाइज करें तो इससे भी ग्लूकोज ही निकलती है, क्योंकि ये भी ग्लूकोज से मिलके बना होता है। एक बड़ी अहम प्रॉपर्टी सेलुलोज के बारे में कि सेलुलोज जो है वो एनिमल की बॉडी में, ख़ास तौर पर जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर ये बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती सेलुलोज। लेकिन जो हर्बीवोर्स हैं, यानी जो सब्ज़ा खाती हैं, प्लांट खाने वाले जो एनिमल हैं, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ बकरियाँ हैं, उनकी बॉडी के अंदर भी यही प्रॉब्लम है, वो भी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। लेकिन क्योंकि वो, अब आपके जेहन में आ रहा होगा कि जब वो इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती तो फिर वो खाते क्यों हैं। असल में ये होता क्या है, उनके स्टोमक के अंदर कुछ बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होती हैं। जब एनिमल उस चारे को खा लेता है जो कि प्लांट की बॉडी पर मुश्तमिल है, तो वो एंजाइम जो जो बैक्टीरिया उसकी बॉडी में ना, मैदे के अंदर, स्टोमक के अंदर, वो कुछ एंजाइम पैदा करते हैं, सेलुलेज एंजाइम बोलते हैं इसको। उन एंजाइम की मदद से फिर इसकी जो सेलुलोज है वो डाइजेस्ट होती है। अगेन फिर दोबारा उसकी जानवर जगाली करता है, यानी उसको मैदे से मुंह में ले कहता है, जगाली करता है, चबाता है और दोबारा बॉडी के अंदर लेके जाता है। तो ये एक थोड़ा सा बड़ा एक डिफरेंट सा अमल है एनिमल की बॉडी के अंदर। ये जितने भी जगाली करने वाले एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर ऐसा ही होता है। तो हर्बीवोर्स इसको ऐसे डाइजेस्ट करती हैं। और ये एंजाइम सेलुलेज है जो मैंने आपको बता दिया है। टेस्ट इसका भी है कि अगर इसके अंदर आप आयोडीन डालेंगे तो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। थैंक यू।